सो वेलकम टू द रीडिंग इंग्लिश क्लास। और आज हम जो एनसीईआरटी की क्लास 6 से जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो है आपकी द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। अब मंकी सबको पता है और क्रोकोडाइल भी सबको पता है। तो मगरमच्छ और ये बंदर की कहानी है, और ये कहानी लगभग सबने पढ़ी होगी या कहीं ना कहीं सुनी होगी। तो इसको आज हम खत्म करते हैं। वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, ठीक है, ये वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर अ मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ इन अ ट्री लेडन विद फ्रूट। ठीक है, तो वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, बैंक बैंक का मतलब किनारा भी होता है, नदी का किनारा। तो बैंक का यहाँ पे मतलब होता है किनारा। तो वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर यानी कि एक समय ऐसा था, एक समय नदी के किनारे एक बंदर मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ। तो मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ मतलब उसने अपने लिए घर बनाया, और वो घर कहाँ पे था? इन अ ट्री लेडन विथ फ्रूट्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो लेडन शब्द है इसका मतलब है लदा हुआ। ठीक है, तो एक ऐसे पेड़ पर उसने घर बनाया जो फलों से लदा हुआ था, यानी कि बहुत सारे फल थे उसमें लगे हुए थे। तो इन अ ट्री लेडन विथ फूड ही लिव्ड इन इट हैप्पीली ईटिंग ईटिंग टू हिज हार्ट कंटेंट। ठीक है, तो ही लिव्ड इन इट हैप्पीली, है ना। तो वो उस घर में बहुत अच्छे से रहता था, और वो क्या करता था? ईटिंग टू इट्स हार्ट कंटेंट द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस। अब वो जहाँ पे रहता था वहाँ पे बहुत सारे वो जहाँ पे रहता था वहाँ पे जो पेड़ था उसमें बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए थे, और इसलिए उसकी जिंदगी बहुत अच्छी थी, है ना। ही लिव्ड इन इट हैप्पीली, तो वो वहाँ पर अच्छे से रहता था, और वो खाता था टू हिज हार्ट कंटेंट। अब यहाँ पर ये एक फ्रेज है, हार्ट टू हिज हार्ट कंटेंट। ठीक है, यानी कि जी भर के। हम बोलते हैं ना कि तुमको जो करना है वो अच्छे से करो, जी भर कर करो, है ना, ताकि तुम्हारा पूरा मन भर जाए, है ना। तो इतना करो, तो जी भर के। टू हिज हार्ट कंटेंट का मतलब है अपना जितना जितना उसको अच्छा लगता था उतना वो ही यूज्ड टू ईट। तो ये जो है ये एक फ्रेज है ना, एक हम यूज करते हैं इसको। टू हिज हार्ट कंटेंट द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस, तो ही लिव्ड इन इट हैप्पीली ईटिंग टू हिज हार्ट कंटेंट द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस। अपनी जो भी उसको फ्रूट अच्छा लगता था वो उसको खाता था अपनी मर्जी से, जी भर के। द मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली, तो वो जो बंदर था वो उसकी जिंदगी अच्छी थी लेकिन वो लोनली था, अकेला था। एंड वांटेड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विथ। तो द मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली, यानी कि इसका मतलब क्या है कि वो जो बंदर था वो खुश था क्योंकि उसका घर अच्छा था, उसको अच्छे फ्रूट्स मिलते थे खाने के लिए, लेकिन वो अकेला था। एंड वांटेड अ कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब होता है साथी, है ना, साथ रहने वाला। तो कंपेनियन जो शब्द होता है उसका मतलब वो आपका पार्टनर भी हो सकता है, वो आपका दोस्त भी हो सकता है, वो आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है। तो जो भी आपके साथ रह रहे है ना वो आपके कंपेनियन हो जाते हैं, यानी कि साथी। तो ही वांटेड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विद। उसकी
उसकी इच्छा क्या थी कि उसका कोई साथी होना चाहिए जिससे कि वो बात कर सके, टू टॉक टू, है ना, एंड शेयर द फ्रूट्स विद, और जिससे कि वो अपने जो फ्रूट्स हैं वो शेयर भी कर सके। बट देयर वॉज नो वन अराउंड, नॉट इवन अनदर मंकी, टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड। ठीक है, लेकिन देयर वॉज नो वन अराउंड, लेकिन बंदर को कोई भी वो साथी मिल नहीं रहा था क्योंकि आसपास कोई नहीं था। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बट देयर वॉज नो वन अराउंड, यानी कि कोई भी आसपास नहीं था। नॉट इवन अनदर मंकी, दूसरा मंकी भी कोई, इवन मंकी भी नहीं था। टिल वन डे, एक दिन क्या हुआ, अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड, एक दिन जो मगरमच्छ है वो उसको दिखा, सामने दिखा, ऑन द रिवर साइड। ऑन द रिवर साइड मतलब नदी के किनारे, तो नदी के किनारे उसको एक मगरमच्छ दिखा, मगर दिखा। हेलो देयर, सेड द मंकी, डू यू लिव इन दिस रिवर, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट। तो अब देखिए एनिमल्स बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हेलो देयर सेड द मंकी, तो मंकी ने बातचीत शुरू की और बोला कि हेलो देयर, डू यू लिव इन दिस रिवर, क्या आप इस नदी में रहते हैं। वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट, तुमको क्या कुछ फल अच्छे लगेंगे खाने के लिए। डू यू लाइक, डू यू वांट, है ना, क्या आप वुड यू लाइक का मतलब है कि क्या तुम खाना पसंद करोगे, फ्रूट्स। गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली, आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ, नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट। तो मगरमच्छ जो है वो भी जवाब देता है कि आई डिड कम हियर। अब जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आई आई कम के आगे डिड लगा हुआ है ना, तो आई डिड कम हियर, तो ये क्या होता है, डिड इसलिए लगा कि जोर दे रहा है, एम्फेसाइज दे रहा है कि हाँ मैं खाने की तलाश के लिए ही आया था, है ना। तो जब हम बीच में कभी डिड और डू लगाते हैं, अब ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, तो डबल वर्ब का यूज कर रहे हैं, तो कभी कभी हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम इसको एम्फेसाइज करें, उसको जोर देके बोलते हैं। तो आई डिड कम हियर, ठीक है, तो आई डिड कम, आई केम हियर भी बोल सकता था वो कि आई केम हियर इन सर्च ऑफ फूड। ठीक है, मैं खाने की तलाश में आया हूँ, लेकिन डिड लग गया तो आई डिड कम हियर, यानी कि मैं खाने की तलाश के लिए ही आया हूँ। तो आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ, तो मैं खाने की तलाश में ही आया हूँ और खाना उसको दोनों के लिए चाहिए, फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। ठीक है, नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट, अब पोलाइटली बात कर रहा है। क्रोकोडाइल जो है वो काफी सभ्य तरीके से, पोलाइटली का मतलब होता है बहुत ही अच्छे तरीके से, सभ्य तरीके से बात करना। और फिर वो बोलता है कि नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट, बहुत अच्छी बात है कि आप मुझे ये फ्रूट्स ऑफर कर रहे हो। The monkey plucked some from the nearest branch and threw them down. The crocodile found them delicious. Thanks, he said. May I have some on my next visit. अब मंकी ने क्या किया, बहुत सारे जो फ्रूट्स थे कुछ वो प्लक किए। प्लक करने का मतलब होता है पेड़ से तोड़ना। जब आप फ्रूट्स को या किसी चीज को, आप पेड़ की पत्तियों को तोड़ते हैं या पेड़ से फ्रूट को तोड़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्लक करना। तो द मंकी प्लक्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, तो बंदर ने कुछ कुछ फ्रूट्स जो हैं वो तोड़े फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, जो सबसे पास की उसकी ब्रांच थी, यानी कि शाखा थी। तो सबसे पास की शाखा में जो भी उसको फ्रूट्स लगे थे उसने तोड़े, एंड थ्रू देम डाउन, और नीचे फेंक दिए। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस, और क्रोकोडाइल को बहुत अच्छे लगे वो फ्रूट्स। डिलीशियस का मतलब होता है बहुत टेस्टी,
है ना, खाना अगर डिलीशियस है मतलब यू एंजॉय ईटिंग दैट फूड, आपको अच्छा लग रहा है खाना, खाना बहुत स्वादिष्ट है, तो डिलीशियस। थैंक्स ही सेड, मे आई हैव सम ऑन माय नेक्स्ट विजिट। अब वो क्वेश्चन पूछता है कि क्या मुझे दोबारा मिलेगा जब मैं अगली बार आऊंगा, तो मे आई हैव सम ऑन माय नेक्स्ट विजिट। तो मे आई हैव सम, इसको सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। मे आई हैव सम का मतलब है फ्रूट्स की बात कर रहा है। तो क्या मेरी नेक्स्ट विजिट पर, जब मैं अगली बार आऊंगा, तो क्या मुझे कुछ और फ्रूट्स मिलेंगे? सर्टेनली, एज मैनी एज यू लाइक, एंड सम फॉर योर वाइफ टू, सेड द मंकी। तो अब आपको पता है कि मंकी जो है वो एक कंपेनियन की तलाश में था, कि उसका कोई दोस्त होना चाहिए। तो उसने बोला कि बिल्कुल, सर्टेनली। जब हम किसी चीज का आंसर में सर्टेनली बोलते हैं तो इसका मतलब है 100% बोलते हैं, है ना। जब आप कुछ बोले कि आपको हम आप ये हमें देंगे क्या, तो हम बोलेंगे यस 100%, है ना। तो सर्टेनली यानी कि हाँ, सुनिश्चित करना, हाँ मैं यही करने वाला हूँ। तो सर्टेनली, एज मैनी एज यू लाइक, ठीक है। तो वो बंदर जो है वो आश्वासन दे रहा है, प्रॉमिस कर रहा है खुली कि बिल्कुल हम अगली विजिट में भी आपको देंगे, और जितना भी आप चाहें उतने फ्रूट्स आप लेके जाओ, एज मैनी एज यू लाइक, एंड सम फॉर योर वाइफ, और कुछ आप अपनी वाइफ के लिए भी लेके जाओ। सेड द मंकी, डू कम अगेन, आई एम रादर लोनली। तो अब देखिए यहाँ पर फिर से डू लगा है ना। जैसे मैंने बताया था कि कम हेयर भी बोल सकता था वो, है ना, कम अगेन भी बोल सकता था कि आप कम अगेन, है ना। लेकिन जब डू लग जाता है, डू कम अगेन, यानी कि अभी वो जोर देकर बोल रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है। तो मंकी जो है वो बोल रहा है आना, है ना, फिर से आना, और डू कम अगेन, फिर से आना, और एम्फेसिस दे रहा है कि फिर से जरूर आना, है ना। तो आई एम रादर लोनली है, मैं यहाँ पर अकेला हूँ। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली। उसके बाद जो क्रोकोडाइल है वो बंदर के पास रेगुलरली आता था। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट्स विच हिज होस्ट थ्रू डाउन। अब क्रोकोडाइल जो है वो रेगुलरली उससे मीट करता था। ही विजिट द मंकी, विजिट द मंकी के पास मतलब कि मंकी के पास वो रेगुलर जाता था। एंड एट द फ्रूट्स, और एट मतलब खाना, और वो फ्रूट्स को खाता था। विच हिज होस्ट थ्रू डाउन। होस्ट का मतलब क्या होता है? अब देखिए, होस्ट का मतलब होता है मेजबान। जिसके घर आप जाते हैं तो आप मेहमान होते हैं, और जिसके घर आप जाते हैं वो होस्ट होता है। तो यहाँ पर जो क्रोकोडाइल है वो गेस्ट है, और होस्ट मंकी है ना, क्योंकि आप वो क्रोकोडाइल जो है वो मंकी के घर जा रहे हैं। तो द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट्स विच हिज होस्ट थ्रू डाउन। तो बंदर जो है वो नीचे फेंकता था फ्रूट्स, और वो क्रोकोडाइल खाता था। He took some home for his wife, और कुछ फ्रूट वो अपनी वाइफ के लिए घर पर लेकर जाता था। He took some home for his wife. The monkey and the crocodile were now the best of friends. ठीक है, तो अब ये मंकी और क्रोकोडाइल की दोस्ती बहुत तगड़ी हो चुकी थी। They have become best of friends. They talked and were never tired of talking. ठीक है, तो जब आपका अच्छा दोस्त हो जाता है कोई, तो आप देखते हैं कि आप कभी बोर नहीं होते उनसे बात करते, है ना। आप अच्छे दोस्त का यही निशानी है कि व्हेन यू हैव अ गुड गुड फ्रेंड, आपका कोई अच्छा दोस्त बन जाता है और जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, तो आप
उससे बहुत सारी बातें करते हैं, है ना। तो यही वो बोल रहा है कि दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। तो वो बातें करते थे और वो कभी बात करते हुए थकते नहीं थे, यानी कि अच्छी दोस्ती हो गई थी और उनमें बहुत सारी बातें होती थी। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, अबाउट द विलेजेस नियर बाय एंड द डिफिकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन। अब वो दुनिया भर की बातें करते थे, मतलब वो ऐसे बोलना चाहता है राइटर कि दे टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स, they talked about animals, they even talked about the villages nearby। तो जो गांव है आसपास के उनकी भी वो बात करते थे, और वो इंसानों को जो तकलीफ हो रही है ना, जो खेती में तकलीफ हो रही है क्योंकि बारिश नहीं हो रहा है, उस पर भी वो बात करते थे। एंड द डिफिकल्टीज विलेजर्स फेस्ड, वो परेशानियां जो गांव के लोग फेस कर रहे हैं इन रेजिंग गुड क्रॉप्स। अब ये जो है इसको थोड़ा समझिए। रेजिंग क्रॉप का मतलब होता है खेती करना, ठीक है। रेस का मतलब होता है रेस करने का मतलब होता है पाल पोस कर बड़ा करना, है ना। हम जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चों को रेज करना, माँ जो है वो क्या करती है, बच्चों को रेज करती है, पाल पोस कर बड़ा करती है ना। तो वैसे ही किसान भी क्या करते हैं, किसान भी जो है वो खेती का मतलब क्या होता है, खेती में हम हमारे जो क्रॉप्स हैं, है ना, हमारे जो क्रॉप्स हैं उनको हम रेज करते हैं, हम उनको बहुत अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करते हैं। तो किसानों को जो डिफिकल्टी हो रही थी इन रेजिंग गुड क्रॉप्स, राइट, फॉर लैक ऑफ रेन। लैक ऑफ रेन का मतलब है बारिश की कमी। तो ये वो बताना चाह रहा है कि उन्होंने दिन भर जो है वो जो भी है बहुत सारी टॉपिक्स पर वो बात करते थे, जैसे कि अच्छे दोस्त करते हैं, है ना, हर टॉपिक पे बात करते हैं। One day the crocodile stayed with the monkey longer than usual। एक दिन ऐसा हुआ कि वो ज्यादा समय के लिए रुक गए, longer than usual। One day the crocodile stayed with the monkey, यानी कि एक दिन ऐसा आया जब जो क्रोकोडाइल था वो stayed with monkey, यानी कि मंकी के साथ रहा longer than usual। अब ये जो है इस फ्रेज का मतलब समझिए, longer than usual। यूजुअल का मतलब होता है नॉर्मल। तो आप अपने दोस्त के साथ 1 घंटा बिताते हैं हर दिन, ये यूजुअल टाइम है। लेकिन किसी दिन आप और ज्यादा समय बिताते हैं, है ना, 2 घंटे 3 घंटे, तो ये हम बोलेंगे लॉन्गर देन यूजुअल। तो जो नॉर्मली आप जब अपने दोस्त के साथ जो समय बिताते हैं उससे ज्यादा एक दिन आप लेट हो जाते हैं, या उससे ज्यादा आप एक दिन समय बिताते हैं। तो क्रोकोडाइल के साथ भी यही हुआ। द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। तो एक दिन मंकी के साथ उसने ज्यादा समय बिताया। हिज वाइफ वॉज एनॉयड, वेटिंग एंड वेटिंग, मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स दैट हैड जस्ट बीन हैच्ड। ठीक है, तो हिज वाइफ वॉज एनॉयड, तो उसकी जो वाइफ है क्रोकोडाइल की, वो उसको बहुत गुस्सा आया। एनॉयड का मतलब होता है गुस्सा। अब आप देखिए कि जानवर हमारी जो लोग स्टोरीज जो हम बनाते हैं उसमें भी हम एनिमल्स को पर्सोनिफाई करते हैं। पर्सोनिफाई करने का मतलब होता है उसको एक इंसान की तरह देखते हैं। तो जैसे कि हस्बैंड वाइफ, बच्चे, ठीक है, हस्बैंड का देर से आना, वाइफ का गुस्सा होना। अब ये एनिमल किंगडम में ये सब नहीं होता है, बट हम क्या करते हैं स्टोरीज, क्योंकि हमें कुछ मॉरल देने होते हैं कुछ स्टोरीज का। जैसे मैंने आपको नेशनलिज्म की थ्योरी पढ़ाया था कि जो देश है आपका वो आपको एक अच्छा नागरिक बनाना चाहता है। अच्छा नागरिक बनाने के लिए वो स्कूल्स में बहुत सारी स्टोरीज पढ़ाता है कि कैसे होना चाहिए, आपका चरित्र कैसा होना चाहिए, आपका देश के प्रति लगाव कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए हम स्टोरीज का सहारा लेते हैं। और
नेशनलिज्म ही नहीं लेता है, नेशनलिज्म तो भी बहुत नई चीज है। हमारी सोसाइटी हमेशा से, इसीलिए आप देखेंगे कि बचपन में बहुत सारे, और छोटे बच्चों के लिए ये कहानियां होती हैं, तो छोटे बच्चों को ये जानवर और इन सब पे ज्यादा लगाव होता है, उनसे ज्यादा समझ में आता है। तो आप देखिए कितनी मजेदार बात है कि क्रोकोडाइल को भी बिल्कुल एक इंसान की तरह दिखाया है। एक फैमिली है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, वो दोस्त के साथ बैठता है, बातें करता है, और वो जब लेट होता है तो उसकी वाइफ गुस्सा हो रही है, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से हम एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं स्टोरीज के, राइट। और ये इसको आपको मैंने पढ़ाया था कि जब ह्यूमन एवोल्यूशन, जब मानवों का जो विकास हुआ है, उसमें ये सबसे बड़ा हमारा अंतर है कि हम इमेजिनेशन कर सकते हैं। हमारा जो कॉग्निटिव पावर है, यानी कि सोचना, समझना, इमेजिनेशन, स्टोरीज को गढ़ना, है ना, स्टोरीज बनाना और स्टोरीज बनाकर दूसरे को सुनाना, ये सबसे पावरफुल पावर है हमारे पास, सबसे पावरफुल चीज है इंसानों के पास। जानवर ऐसा नहीं कर सकते, है ना। बाकी दूसरे जो एनिमल्स हैं, दे डू नॉट हैव दैट कैपेसिटी। तो आज अगर आप देखेंगे कि जो ह्यूमन है, तो हमारा जो स्पीसीज है होमो सैपियंस, वो इतने पावरफुल है बाकी जानवरों से। एक्चुअली तो हम भी जानवर ही है ना, वी आर ऑल्सो वन टाइप ऑफ एनिमल ना, वी आर ऑल्सो एनिमल्स बेसिकली, वन टाइप ऑफ एनिमल। तो बाकी एनिमल्स को हम हरा सके, हम डोमिनेट करते हैं। जबकि अगर आप देखें तो आप हम अगर सारे एनिमल्स को क्रम में लगाएं पावर के, तो हम बहुत वीक एनिमल हैं। हम ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकते, हम दीवार पे नहीं चढ़ सकते, हम हवा में नहीं उड़ सकते, हमारे नाखून नहीं हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है, हमारे दांत बहुत पावरफुल नहीं है। तो अगर आप देखो कि अगर जानवरों से तुलना करें तो आप देखेंगे हम एक बहुत वीक जानवर है, वेरी वीक एनिमल। बट हम में क्या चीज है, हमने जो सबसे, जो जिसकी वजह से आज हम सारे एनिमल्स पर डोमिनेट करते हैं, और वो ये है इमेजिनेशन, कॉग्निटिव, इसको हम कॉग्निटिव पावर बोलते हैं, सोचना, समझना, इमेजिन करना, कम्युनिकेट करना बातों को, ठीक है। तो ये हमें अलग करता है बाकी जानवरों से। तो कहानी सुनाना, तो एक बुक है होमो सैपियंस करके, युवाल नोआ हरीरी करके हैं, इजराइल के बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं। उनकी एक किताब है होमो सैपियंस, वो पढ़ना चाहिए आपको। कभी मैं उस पर भी लेक्चर लूंगा आपको, है ना। अभी कुछ दिन में थोड़ा सा ये नॉर्मल हो जाए चीजें, तो जो भी वर्ल्ड की अच्छी बुक्स हैं, क्लासिक्स हैं, है ना, फिक्शन हो चाहे नॉन फिक्शन हो, नॉवेल्स हो या कोई दूसरा हो, हम चुनेंगे और हम लोग उस पर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है जो आप टेक्स्ट बुक से नहीं सीख पाते हैं, बहुत सारी चीजें आपको दूसरी जगहों से मिलती हैं, बहुत सारे। अब अगर जैसे कि मान लीजिए अगर आप अब्राहम लिंकन जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट थे 19वीं सेंचुरी में, अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं, उनकी जीवनी पढ़ते हैं, तो उस समय का अमेरिका का सिचुएशन क्या था, उसका पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या था, उसका सोशल उस समय सिचुएशन कैसा था, स्लेवरी क्या थी, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच का रिलेशन क्या था 19वीं सेंचुरी में, वो सब समझ में आता है, जो कि आप एक हिस्ट्री बुक से नहीं समझ पाते। लेकिन जब आप अब्राहम लिंकन की जीवनी पढ़ते हैं तो आपको वो चीजें समझ में आती है ना। तो रीडिंग जो है वो इसीलिए मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि रीडिंग, स्टोरीज, स्टोरी टेलिंग, ये सबसे पावरफुल चीज है इंसानों के पास, और स्टोरी से ही हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। मैंने आपको जब नेशनलिज्म पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि आइडेंटिटी कितनी इंपॉर्टेंट है ना। और ये सब इमेजिनेशन है, हम भारतीय हैं, ये भी एक इमेजिनेशन है, ये भी एक कल्पना है। हमारा भारत ये है, ये भी एक कल्पना है, ठीक है, इमेजिनेशन है। तो स्टोरी टेलिंग, इमेजिनेशन कैसे क्रिएट होता है, थ्रू स्टोरी टेलिंग। और उसका प्राइम एग्जांपल आप देख रहे हैं अभी जो आप पढ़ रहे हैं, इमेजिनेशन।
कि बंदर भी बोल रहा है, क्रोकोडाइल भी बोल रहा है, और बिल्कुल इंसानों की तरह उनका लाइफ है, ठीक है। और इस स्टोरी से आपको वो कुछ मैसेज कन्वे करेंगे, कुछ आपको एक मॉरल, एक कुछ टीचिंग्स देंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमारी लाइफ में स्टोरीज का बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज्यादा अहम रोल है। और हमारा जो वर्ल्ड व्यू है, हमारी जो दुनिया को सोचने और समझने का जो नजरिया है हम सबका, वो ज्यादातर ऐसी ही कहानियों से बनता है। हमारे जो परिवार में, हमारे जो आ, 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 आसपास में हम सुनते रहते हैं, है ना। जब हम बड़े होते हैं तो जो जो कहानियां हम सुन सुनकर बड़े होते हैं, उनसे ही हमारा नजरिया जो है, चीजों को देखने का नजरिया विकसित होता है ना। अब इसमें पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट भी ये है कि कई बार हमारी जो कहानियां होती हैं वो बहुत प्रेजुडिस्ड होती है। प्रेजुडिस्ड का मतलब होता है कि किसी के खिलाफ होती है ना, किसी के खिलाफ नेगेटिव इमेज रखती है ना। तो जब आप कुछ कहानियों को सुनते हैं तो आप मतलब उसमें वुमेन बहुत कमजोर दिखाई जाती हैं, या बहुत सारी चीजें हैं जो, ऐसी नहीं है कि सारी कहानियां जो हैं वो सब इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी और लिबर्टी की बात करें, है ना। क्योंकि फॉकटेल्स जो होती हैं, ये जो कहानियां होती हैं, लोक कथाएं जो होती हैं, बनाने वाले हम ही लोग हैं। तो हमारे अपने जो प्रेजुडिस होते हैं, प्रेजुडिस का मतलब है जो नेगेटिव विचार होते हैं, वो आते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से हम, ये जो पावर है हमको, वो दूसरे जानवरों से हमें अलग करती है, ठीक है। तो इसके बारे में कभी हम बात करेंगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हिज वाइफ वॉज अनॉयड वेटिंग एंड वेटिंग, ठीक है। तो वेटिंग एंड वेटिंग का मतलब है कि वो इंतजार कर रही थी, इंतजार करती रही। मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स, अब लिटिल क्रोकोडाइल्स का मतलब है कि उसके बच्चे। तो उसकी वाइफ जो है वो बहुत गुस्से में थी, अनॉय थी, क्योंकि वो लेट हो गया था और वो बच्चों को मैनेज कर रही थी, छोटे छोटे जो क्रोकोडाइल्स थे, दैट हैड जस्ट बीन हैच। हैच का मतलब क्या होता है? अंडे से जन्म लेना, है ना। तो हैचिंग हैचिंग जब अंडे से चूजा निकलता है ना, उसको हैचिंग बोलते हैं। तो तो लिटिल क्रोकोडाइल्स वो अभी अभी हैच हुए, यानी कि उनका अभी अभी जन्म हुआ है। शी सेड, हु इज दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। अब आप देखिए उसका बोलने का स्टाइल, या जो कि वाइफ है, और वाइफ अगर हस्बैंड लेट हो जाता है तो वाइफ गुस्से में है। फिर वाइफ पूछ रही है कि तुम्हारा कौन सा दोस्त ऐसा है जिसको तुम इतना पसंद करते हो। तो ये बिल्कुल पर्सोनिफिकेशन है, यानी कि ये बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह उसको दिखाया है, पूरे इंसान की तरह दिखाया है ना। तो वो गुस्से में पूछती है कि हु इज दिस फ्रेंड्स ऑफ योर्स, कौन है ये दोस्त तुम्हारा जिसको तुम इतना पसंद करते हो, यू आर सो फॉन्ड ऑफ। Oh, he is a very nice monkey, he replied. He lives on a fruit tree. He sends fruits for you every day. You don't expect me to climb trees, do you? तो उसका जो हस्बैंड होता है क्रोकोडाइल, वो जवाब देता है कि वो एक बहुत अच्छा जानवर है। ही इज अ वेरी नाइस मंकी, ठीक है। ही इज अ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड। ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री, वो एक फलों वाले पेड़ पे रहता है। ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे, और वो हर दिन तुम्हारे लिए फ्रूट्स भेजता है। ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे, वो हर दिन आपके लिए फ्रूट्स भेजता है। अब वो पूछता है कि यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज, डू यू? तो वो बोलता है, वो एक्चुअली वो बताना चाहता है कि ये जो फल हम रोज लेकर आते हैं तुम्हारे लिए, वो देता है, वो जो मंकी है वो हमें देता है। अब मैं तो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता ना, तो एक्चुअली क्रोकोडाइल जो है वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाता। तो यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज, डू यू? तो वो जैसे ताना मारते हैं ना कि अरे मैं थोड़ी ना पेड़ पे चढ़ता हूँ, तुमको लगता है कि मैं पेड़ पे चढ़ूंगा क्या? तो यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज, डू यू? A nice monkey, I am sure, replied the wife with obvious sarcasm.
अब सरकाजम का मतलब क्या होता है? व्यंग करना, मजाक, व्यंगात्मक होता है ना, जब आप किसी से गुस्सा हैं लेकिन आप बहुत ज्यादा गुस्सा दिखा नहीं रहे तो ताना मारते हैं, आप ताने मारते हैं ना, तो उसको सरकास्टिक टोन होती है। सरकास्टिक टोन मतलब व्यंगात्मक, जब आप मजाक उड़ा रहे हैं किसी का, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सरकाजम या सरकास्टिक होना। ठीक है, तो अ नाइस मंकी आई एम श्योर, तो वो उसकी जो वाइफ है वो बेसिकली ताने मार रही है, एक सरकास्टिक तरीके से बोल रही है, व्यंगात्मक तरीके से बोलती है, हाँ अच्छा मंकी है, मुझे पता है ना, तो हमें मालूम है कितना अच्छा मंकी है, ऐसे जब बोलते हैं ना, तो अ नाइस मंकी आई एम श्योर रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस सरकाज्म। ऑब्वियस का मतलब है क्लियर है, दिख रहा है कि वो सरकास्टिक हो रही है, मजाक मजाक नहीं, व्यंगात्मक, व्यंग में बोल रही है। इफ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड, आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच। अब वो बोलती है कि अगर तुम मुझसे पूछना चाहते हो तो मुझे तो ये मंकी खाना है ना, क्योंकि उसका हार्ट जो है वो, अब वो उसका लॉजिक अभी आप आगे देखेगा। इफ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, अगर पूछो तो फिर दिस मंकी शुड बी माई फूड, ये मंकी मेरा खाना होना चाहिए। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच, मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ। ठीक है, वॉट अ फुलिश थिंग टू शेयर। अब ये उसका जो हस्बैंड है क्रोकोडाइल, वो घबरा जाता है, ठीक है, वो बोलता है कि ये क्या पागलपन है, तुम ये क्या पागलपन जैसी बातें कर रहे हो, वॉट अ फुलिश थिंग टू से, कितनी बकवास बात है ये जो आप बोल रहे हो, ये कितनी बकवास बात है। शाउटेड द क्रोकोडाइल, आई कांट किल अ फ्रेंड, ठीक है, मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता, दो आई वोंट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट। तो अब वो बोल रहा है कि मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता लेकिन मैं मंकी को खा सकता हूँ चेंज ऑफ टेस्ट के लिए। तो चेंज ऑफ टेस्ट करने का मतलब क्या होता है कि आप कोई एक चीज खा रहे हैं और बीच में आप अपना स्वाद बदलना चाहते हैं और आप कुछ और चीज खाते हैं, ठीक है, तो वो बोलता है कि आई कांट किल अ फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता, हालांकि मुझे मंकी में खा सकता हूँ, आई वोंट माइंड अ मंकी, ठीक है, आई वोंट माइंड मतलब कि मुझे खराब नहीं लगेगा मंकी को खाना, ओकेजनली, ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभार, फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट, मेरे मुंह का जो स्वाद है उसको बदलने के लिए, यू ब्रिंग हिम हियर ऑर्डर्ड द वाइफ। अब देखिए किस तरीके से आप ह्यूमन रिलेशंस को, जो जो उनका जो राइटर है, अब राइटर ये मेल है तो उसके अपने प्रेजुडिसेस हैं कि किस तरीके से वाइफ जो है वो नैगिंग करती है, वाइफ जो है हस्बैंड को फोर्स करती है किसी चीज को करने के लिए, हस्बैंड नहीं करना चाहता है लेकिन वो पीछे पड़ जाती है, ठीक है, गुस्सा करती है, मजाक उड़ाती है। तो ये राइटर का अपना इमेजिनेशन है कि वाइफ को लेकर, कि वाइफ ऐसा करती है ना। तो आप देखिए, तो यू ब्रिंग हिम हियर, यू ब्रिंग हिम हियर ऑर्डर्ड द वाइफ, ठीक है, तो उसकी वाइफ जो है वो ऑर्डर देती है कि तुम उसको लेकर आओ, आई वॉन्ट टू सी, मैं उसको देखना चाहती हूँ, सो यू कैन ईट हिम नेवर, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड। तो हस्बैंड जो है वो अभी भी तैयार नहीं है कि उसके दोस्त को उसकी वाइफ खा जाए। तो पूछता है कि और उसकी वाइफ ऑर्डर करती है, यू ब्रिंग हिम हियर, आई वांट टू सी हिम, तो वो बोलता है सो यू कैन ईट हिम, ताकि तुम उसको खा सको, और बाद में वो कहता है नेवर, यानी कि कभी नहीं, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड। तो हस्बैंड जो है वो चिल्लाकर बोलता है कि मैं उसको लेकर नहीं आऊंगा। His wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. अब देखिए, एक होता है ना कि हमारे यहाँ एक क्लासिकल इमेज है वाइफ की, कि वाइफ गुस्से में मायके चली जाती है ना, हस्बैंड से लड़ाई होती है तो वो मायके चली जाती है और फिर वो हस्बैंड की वाट लग जाती है और उसको घर का काम करना पड़ता है, तो फिर वो जाता है, मनाता है और वाइफ को लेकर आता है। एक बहुत ही क्लासिकल
इमेज है हमारे दिमाग में, है ना। हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है उसका बहुत ही क्लासिकल इमेज है, फिल्मों में भी आपने देखा है, इस पर बहुत सारे गाने भी हैं। तो उसी चीज को, उसी इमेजरी को, उसी इमेजिनेशन को राइटर जो है वो डाल रहा है कि किस तरीके से उसकी वाइफ जो है वो गुस्सा हो जाती है और वो जाकर छुप जाती है एट द बॉटम ऑफ रिवर। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस, यानी कि उसकी वाइफ को बहुत गुस्सा आता है, एंड शी डाइव्ड इन, और वो नीचे चली जाती है ना। डाइव इन मतलब पानी के नीचे जाना, टू हाइड हरसेल्फ एट द बॉटम ऑफ द रिवर। ठीक है, तो वो नदी के तल पर जाकर छुप जाती है, लीविंग द लिटिल वंस, यानी कि अपने बच्चों को छोड़कर जाती है, लीविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर देयर फादर। ठीक है, पेस्टर करना मतलब तंग करना, परेशान करना। तो वो क्या करती है कि वो शी हाइड्स हरसेल्फ इन द बॉटम ऑफ द रिवर, और छोटे बच्चों को छोड़ जाती है अपने पिता को तंग करने के लिए, टू पेस्टर देयर फादर। द क्रोकोडाइल वाज इन अ सीरियस डिलेमा। अब डिलेमा का मतलब होता है धर्म संकट। डिलेमा का मतलब होता है जब आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, ये चीज करें या ये करें, तो इसको हम बोलते हैं डिलेमा। तो क्रोकोडाइल वाज इन अ सीरियस डायलेमा। तो क्रोकोडाइल जो है वो सीरियस डायलेमा में आ गया, कि उस संकट में आ गया कि वो क्या करे। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड। तो वो अपनी वाइफ से भी प्यार करता था और अपने दोस्त के प्रति भी बहुत वो, ही वॉज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ मतलब होता है चाहना, तो वो अपने दोस्त को भी बहुत चाहता था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। और फाइनली डायलेमा में रहने के बाद उसने बहुत कुछ सोचा होगा और फिर उसने डिसाइड किया टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ के साइड ही रहेगा। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, क्योंकि वो उसकी लाइफ पार्टनर थी। आई नो इट इज अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड बट आई हैव नो चॉइस, ही सेड टू हिमसेल्फ। तो कई बार जब आप डिसीजन लेते हैं तो आप अपने से बोलते हैं, ठीक है, खुद से बोलते हैं। जब जब कोई बहुत ही कड़ा डिसीजन लेना होता है, और ऐसा डिसीजन जो आप एक्चुअली बहुत ज्यादा लाइक नहीं करते उस डिसीजन को, तो फिर आप अपने को ही समझाते हैं कि मुझे ये डिसीजन क्यों लेना पड़ रहा है, अपने से ही बात करते हैं। तो वही क्रोकोडाइल कर रहा है कि आई नो इट इज अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड। मुझे पता है कि ये अपने दोस्त को धोखा देना एक पाप है। सिन का मतलब क्या होता है? पाप। और बिट्रे का मतलब क्या होता है? धोखा देना। तो आई नो इट इज अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड, मुझे पता है कि ये पाप है दोस्त को धोखा देना, बट आई हैव नो चॉइस, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं, मुझे ये करना ही। अब कई बार जो चीज आप नहीं करना चाहते हैं, आपका दिल नहीं बोलता है करने के लिए, लेकिन फिर भी जब आप करते हैं तो आप कैसे समझाते हैं अपने आप? आप यही सब लॉजिक देते हैं खुद से कि मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं, मेरे को तो यही करना ही पड़ेगा, मुझे पसंद नहीं है ये, लेकिन मेरे पास अब कोई दूसरा चारा नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं। He said to himself, I will invite the monkey home and hope for the best. ठीक है, तो वो बोलता है कि मैं मंकी को अपने घर में इनवाइट करूंगा और फिर होप फॉर द बेस्ट। होप फॉर द बेस्ट मतलब कि आशा करूंगा कि सब कुछ अच्छा हो। मतलब अभी भी वो मंकी को मारना नहीं चाहता, ठीक है। तो बोला ठीक है, मैं लेकर आता हूँ उसको घर पे और फिर मैं होप फॉर द बेस्ट, और देखते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए। माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर अ मील डियर फ्रेंड, सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट। ठीक है, तो वो अपने दोस्त के पास जाता है, मंकी के पास, और उसको बोलता है कि मेरी वाइफ जो है वो तुम्हें खाने पर बुला रही है। माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर अ मील। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से। माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर अ मील, इसका मतलब क्या है कि मेरी वाइफ जो है वो आपको खाने पर बुला रही है।
मील का मतलब है खाना, ओवर फॉर अ मील मतलब खाने के लिए। तो माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर अ मील, तो ओवर फॉर अ मील मतलब खाने के लिए, तो मेरी वाइफ जो है वो तुम्हें खाने के लिए बुला रही है। सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट, तो जब वो अगली बार मंकी जो है वो मंकी से मिलने गया था क्रोकोडाइल, तो उसने अपने दोस्त को बोला, यू मस्ट कम होम विद मी टुडे, तुम मेरे साथ घर आओ, यू मस्ट कम होम विद मी टुडे। विथ प्लेजर सेड द मंकी, आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक, एंड दे सेट आउट। ठीक है, तो मंकी ने बोला कि बहुत खुशी से, है ना, क्रोकोडाइल ने बोला कि कम होम विद मी, आप मेरे साथ घर आओ, तो मंकी बोलता है विद प्लेजर, विद प्लेजर मतलब खुशी से, मैं तैयार हूँ, तो बहुत खुशी से मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है। आई एम नो स्विमर, मैं तैराक नहीं हूँ, बट कैन राइड ऑन योर बैक, लेकिन तुम्हारी पीठ पर बैठकर जा सकता हूँ, है ना, तुम्हारे राइड ऑन योर बैक का मतलब है आपकी पीठ पर बैठ सकता हूँ। एंड दे सेट आउट, सेट आउट का मतलब है उन्होंने शुरुआत कर दी, सेट आउट का मतलब होता है यात्रा शुरू कर दे, है ना, किसी चीज को या किसी काम को शुरू कर दे। एंड दे सेट आउट यानी कि वो चल निकले। इन द मिडिल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन। अब इन द मिडिल ऑफ द रिवर, जब वो नदी के बीचों बीच में पहुंचा, अब जो क्रोकोडाइल है वो अपनी नियत को छुपा नहीं पाया, क्योंकि वो उसका दोस्त था। ठीक है, तो इन द मिडिल ऑफ द रिवर, तो नदी के बीच में जब क्रोकोडाइल पहुंचा बंदर को लेकर, वेयर द करंट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, जहां पर जो लहर है, जो नदी की जो लहर है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है ना। करंट, करंट का मतलब क्या होता है, नदी का जो बहाव है ना, वाटर करंट, तो वाटर करंट का मतलब है नदी का जो बहाव है, तो नदी का बहाव बहुत ज्यादा था, बहुत स्ट्रांग था वहां पर, है ना, अब बंदर भाग नहीं सकता है कहीं पर। तो इन द मिडिल ऑफ द रिवर यानी कि नदी के बीच में, जहां पे नदी का बहाव सबसे ज्यादा था, द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन, तो क्रोकोडाइल जो है वो अपने इंटेंशन को छुपा नहीं पाया। इंटेंशन मतलब नियत। He could no longer hide his intention. Sorry, my friend, he said hesitatingly. Hesitate करना मतलब रुक रुक कर बात करना। ठीक है, hesitate करना मतलब कि अनिच्छुक तरीके से, यानी कि आपकी इच्छा नहीं है, आप hesitate कर रहे हैं, है ना, रुक रुक कर बात कर रहे हैं। तो सॉरी माय फ्रेंड, तो उसने क्रोकोडाइल ने बोला कि मुझे माफ कर दो, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, लेकिन अभी मुझे तुमको लेकर पानी के अंदर जाना होगा। बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ। ठीक है, आई हैव बॉट यू हियर टू किल यू, माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, गुड बाय। ठीक है, तो क्रोकोडाइल जो है वो बंदर को बोलता है कि मुझे माफ कर दो, अब मैं तुमको पानी के अंदर लेकर जा रहा हूँ जहां पे मैं तुम्हें मार दूंगा, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, आई हैव ब्रॉट यू हियर टू किल यू। ठीक है, और मैं किस लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें मारना है। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, तो मेरी वाइफ जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सर्वाइव करना मतलब जीना, तो वो नहीं जी पाएगी बिना तुम्हारे दिल खाए। तो शी वॉन्ट्स टू ईट योर हार्ट। ठीक है, तो माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट। ठीक है, मेरी वाइफ को चाहिए चाहिए, और वो बोलता है गुड बाय। द मंकी वॉज स्केर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, अब मंकी ने जब ये सुना तो वो डर गया और वो बहुत टेंशन में आ गया, डिस्ट्रेस में आ गया। ठीक है, द मंकी वॉज स्केर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, तो ये बात सुनकर जो बंदर है वो बहुत डर गया, स्केयर हो गया और डिस्ट्रेस भी हो गया। डिस्ट्रेस का मतलब है टेंशन में आ गया। बट ही वॉज अ सेंसिबल एंड क्लेवर, लेकिन वो
समझदार मंकी था। ही वॉज सेंसिबल, यानी कि समझदार और चालाक था। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज। ही केप्ट अ कूल हेड। तो उसने क्या किया, उसको डर तो लग रहा था, लेकिन वो कूल बना रहा, कूल हेड रखा, यानी कि शांत रहा। क्रोकोडाइल जब ये बोल रहा था तो अंदर से वो बहुत डर गया था, लेकिन वो थोड़ा चालाक भी था, तो उसने कुछ दिखाया नहीं, अपना डर नहीं दिखाया। ही केप्ट अ कूल हेड। उसने, तो कूल हेड का मतलब शांत रहना। कामली ही सेड, काम का भी मतलब वही होता है कूल हेड, यानी कि शांत से। तो कामली ही सेड, आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली। यू आर माई ओनली फ्रेंड। तुम मेरे से अकेले दोस्त हो, इकलौते दोस्त हो। You are my only friend. After all, what is a monkey's heart compared with the life of a crocodile's wife? ठीक है, तो अभी देखो वो भी थोड़ा सा सरकाजम में बोल रहा है कि एक बंदर का दिल जो है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि क्रोकोडाइल की वाइफ है। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा मेरा दिल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली। यू आर माई ओनली फ्रेंड। आफ्टर ऑल, व्हाट इज अ मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ क्रोकोडाइल्स वाइफ। वो सरकास्टिक रिप्लाई है कि आखिर में मंकी का जो दिल है उसकी कोई औकात नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं है अगर हम कंपेयर करें लाइफ ऑफ द क्रोकोडाइल्स वाइफ। तो इसलिए मैं तैयार हूँ, मैं हर कुछ करूंगा, सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, लेकिन तुम कितने बेवकूफ हो, तुम कितने बेवकूफ हो सकते हो। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, वाई डिड नॉट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ठीक है, कि तुम्हारी वाइफ को मेरा दिल खाना है, ये बात पहले क्यों नहीं बताया। ठीक है, आई वुड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलोंग। तो बंदर बहुत चालाक है और वो क्या बोलता है कि अरे तुमको पहले बताना चाहिए था, मैं अपना दिल साथ में लेकर आता। ठीक है, वो अभी कहानी सुनाएगा कि वो पेड़ पर रखा हुआ है मेरा दिल। तो तो बंदर जो है वो बहुत चालाकी से क्रोकोडाइल को बोलता है कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, और आप टेंशन मत लो, लेकिन तुम बेवकूफ हो, तुमको पहले बताना चाहिए था ये। अगर तुम पहले बताते तो मैं मेरा दिल साथ में लेकर आता। I would have brought my heart along. But where is your heart? Asked the crocodile innocently. अब क्रोकोडाइल थोड़ा इनोसेंट है, थोड़ा बेवकूफ भी है। ठीक है, तो वो पूछता है उसके कि ठीक है तुम्हारा दिल कहाँ पर है, क्योंकि वो उसको उसकी बात को वो सच मान लेता है कि सही में जो बंदर है वो अपना दिल साथ में नहीं लेकर आया। But where is your heart? Asked the crocodile innocently. I thought you carried it all the time. मुझे लग रहा था कि तुम उसको हमेशा अपने साथ रखते हो। Of course not. It is there on the tree. Let's swim back at once and get it. Your wife must be waiting. Replied the monkey, gaining confidence. ठीक है, तो अब मंकी बोलता है कि वो जो मेरा दिल है वो पेड़ पर टंगा हुआ है। ठीक है, और मैं अभी उसको, आप मुझे वापस लेके जाओ, मैं अभी आपको देता हूँ। ठीक है, तो ऑफ कोर्स नॉट, इट इज देयर ऑन द ट्री। मेरा जो दिल है वो कहाँ पर है, पेड़ पर है। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट। हम वापस जाते हैं, स्विम करते हैं और उसको लेकर आते हैं। योर योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग। आपकी जो वाइफ है वो वेट कर रही है। रिप्लाइड द मंकी, गेनिंग कॉन्फिडेंस। अब मंकी को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि क्रोकोडाइल जो है वो उसकी बात को मान रहा है। तो कि क्योंकि क्रोकोडाइल ने पूछा ना कि कहाँ है फिर तुम्हारा दिल, अरे तुम्हारे साथ, मुझे तो लगा तुम्हारे साथ होगा। तो फिर इसका मंकी को भी कॉन्फिडेंस आ गया कि यानी कि ये क्रोकोडाइल जो है वो मेरी बात पर विश्वास कर रहा है। ओ डियर, व्हाट अ मिस्टेक, hissed the crocodile. They laughed loudly as the crocodile took a full turn to reach the tree. अब दोनों ही दोस्त जो हैं वो हंसने लगते हैं और
दोनों ही दोस्त जो है, क्रोकोडाइल जो है वो बंदर की बात को मान लेता है कि जो उसका दिल है वो ट्री पर है, और दे लाफ्ड लाउडली, वो दोनों लोग हंसते हैं। और क्रोकोडाइल क्या करता है, टर्न ले लेता है वापस, यू टर्न। फुल टर्न का मतलब है पूरा वापस आना, फुल टर्न टू रीच द ट्री। तो वापस क्रोकोडाइल जो है वो बंदर को लेकर उस पेड़ तक आने तैरना शुरू करता है। On the river bank, the monkey jumped onto the tree and heaved a deep sigh of relief. तो जब वो रिवर पे पहुंचते हैं, ऑन द रिवर बैंक, द मंकी जम्प्ड ऑनटू द ट्री। तो मंकी जो है वो वापस पेड़ पर चढ़ जाता है, और चढ़ने के बाद वो एक डीप साई ऑफ रिलीफ लेता है। साई का मतलब है सांस भरना। ठीक है, जब आपके ऊपर कोई संकट आता है और जब संकट टल जाता है तो आप एक बहुत गहरी सांस लेते हैं, है ना, डीप साई। और वो गहरी सांस कौन सी होती है, रिलीफ की, कि बच गए। तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में टू हीव अ डीप साई ऑफ रिलीफ। तो जब आप पर कोई बहुत संकट आता है, बहुत टेंशन में होते हैं, और उसके बाद वो संकट खत्म हो जाता है, तो आप एकदम शांत बैठ जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, और एक लंबी सांस भरते हैं ना। तो इसको हम बोलते हैं टू हीव अ डीप साई ऑफ रिलीफ। ठीक है, वो बच गया, उस बचाव में उसने लंबी सांस भरी। He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down said, "Let your wife have some fruit rather than my heart. Fresh fruits are good for mind and body. Goodbye, friend, and if you don't mind, we won't meet again." ठीक है, तो बंदर जो है वो बच गया, और वो 2-3 फ्रूट्स नीचे फेंकता है, और क्या बोलता है वो, he plucked a fruit, एक मिनट, he plucked a fruit or two from the nearest branch. तो एक या दो फल जो है वो नियरेस्ट ब्रांच से तोड़ता है, एंड throwing them down, और वो नीचे फेंक देता है, एंड said, let your wife have some fruit, तुम्हारी वाइफ को कुछ फ्रूट खिलाओ, rather than my heart, मेरे दिल के बजाय मेरे दिल के उसको कुछ फल खिलाओ। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी। ठीक है, तो फ्रेश फ्रूट्स जो है वो माइंड और बॉडी के लिए अच्छे हैं। गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ यू डोंट माइंड वी वोंट मीट अगेन। तो वो बंदर बोलता है कि अगर तुमको बुरा ना लगे तो हम अब दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल, सैडर एंड वाइजर, shed a few tears which were genuine and turned back to go home. ठीक है, तो अब जो क्रोकोडाइल था उसको दुख हो रहा था, क्योंकि बंदर को वो अपना दोस्त मानता था, और अभी वो और भी दुखी हो गया क्योंकि अभी वाइफ के लिए वो मंकी को नहीं ले जा पाया। तो ही वॉज वेरी सैड, लेकिन वो वाइजर भी हो चुका था। वाइजर मतलब उसको अभी अपनी गलती का पता भी चल चुका था। तो वाइज होना मतलब उसको सीख मिल जाना। तो वो सैडर एंड वाइजर, यानी कि इस घटना से वो दुखी था और थोड़ा अभी समझदार भी बन गया था। He shed a few tears, उसकी आंख से कुछ आंसू निकले जो कि असली आंसू थे, which were genuine। अब क्रोकोडाइल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, मगरमच्छ के आंसू। हमारे यहाँ बहुत ही पॉपुलर मुहावरा है कि जब कोई नकली रोता है, या कोई आपको पता है कि वो दुखी नहीं है फिर भी वो दुखी होने का नाटक कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि ये मगरमच्छ के आंसू है ना। क्रोकोडाइल टीयर्स जो होते हैं वो एक मुहावरा हम यूज करते हैं नकली दुख के लिए। तो लेकिन यहाँ पे वो बोलता है कि यहाँ पर जो उसके आंसू थे जो क्रोकोडाइल के, वो असली थे, जेन्युइन था। एंड टर्न बैक टू गो होम, और वो वापस अपने घर के लिए मुड़ गया। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू। ठीक है, तो वो ही वॉज इन अ हरी का मतलब है कि वो जल्दी में था और अपनी वाइफ को कुछ चीजें बताना चाहता था। he was in a hurry and to tell his wife a thing or two,
नथिंग और टू मतलब कुछ बातें। तो वो जल्दी में था और वो कुछ अपनी वाइफ को बताना चाहता था। अब ये जो स्टोरी है बहुत ही फेमस स्टोरी है, आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी। ये हमारी पंचतंत्र से है। पंचतंत्र की कहानियां हैं जो आज से करीब 1,500-2,000 साल पहले ऐसा माना जाता है लिखी गई थी। पंचतंत्र इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरी, है ना, बहुत सारी स्टोरीज हैं जिनको कलेक्ट किया गया था। तो अब इसके नीचे के आज आपका जो है, आपको क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको ये सारी चीज़ों को सीरियसली लेना होगा। तो जो भी आप पढ़ते हैं उनके जो वर्ड्स हैं वो नोट डाउन करिए, जो क्वेश्चंस हैं उनको लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं तो इनको आप ट्राई करिए अपने आप, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? अभी 2-3 मिनट है मेरे पास। प्रोजेक्ट एंड स्कीम। प्रोजेक्ट बहुत ही फोकस्ड होता है। प्रोजेक्ट जो होता है उसके टारगेट्स और वो सब की फिक्स होते हैं, और प्रोजेक्ट एक पर्टिकुलर स्कीम का एक पर्टिकुलर हिस्सा होता है, ठीक है। जैसे कि ये प्रोजेक्ट मिला है, प्रोजेक्ट ये है कि वर्धा के सारे स्कूल में हमें कंप्यूटर पहुंचाना है, ठीक है। वर्धा के सारे स्कूल में जितने भी स्कूल हैं, 50 स्कूल है, 100 स्कूल हैं गवर्नमेंट के, उनमें कंप्यूटर, इट्स अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट टारगेट बेस्ड होता है, टाइम बेस्ड होता है। स्कीम थोड़ा लार्जर होती है। स्कीम यह है कि सारे गांव, सारे जो महाराष्ट्र के सारे जो स्कूल्स हैं उनको हमें कंप्यूटरीकृत करना है ना, कंप्यूटराइज्ड करना है। तो स्कीम स्कीम इज अ बिगर थिंग, है ना। स्कीम योजना होती है कि हमें ये करना है, उसमें पॉलिसीज होती हैं कि हमें कैसे करना है। प्रोजेक्ट एकदम वर्क बेस्ड होता है, टास्क बेस्ड। प्रोजेक्ट सिर्फ टास्क होता है कि ये काम है और ये करना है, ठीक है। तो ये अंतर होता है। और बताइए, किसी को और कुछ पूछना? नहीं? हम कब खुद से सेंटेंस के मीनिंग हिंदी में समझ पाएंगे? खुद से रीडिंग प्रैक्टिस से होगा। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना समझ में आएगा। तो अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो नहीं होगा। आप डेली पढ़िए, बहुत सारी, हर दिन एक स्टोरी। एनसीआर, मैं आपको बोल चुका हूँ कि एनसीईआरटी की वेबसाइट है, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके पूरे के पूरे पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए इंग्लिश लिटरेचर के, और रोज एक स्टोरी पढ़िए, ठीक है। और धीरे धीरे ही होगा, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, कोई इसका फॉर्मूला नहीं है कि आ, आप 2 दिन में सीख जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको 5-6 महीने लगेंगे। 5-6 महीने रेगुलर पढ़ाई करते जाइए, स्टोरी, वर्ड मीनिंग, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगे। इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, मतलब लॉन्ग बैटल है, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करें, मतलब आप टेंशन मत लीजिए कि तुरंत होना चाहिए, ऐसा मत सोचिए, ठीक है। तो 10 चैप्टर आप पढ़ चुकी हैं, तो आप क्या करिए कि आप अब 7th क्लास की डाउनलोड कर लीजिए, 7th की डाउनलोड कर लीजिए, 8th क्लास की इंग्लिश की डाउनलोड कर लीजिए। अब आप गूगल करिए एनसीईआरटी पीडीएफ बुक्स, वो लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो लिंक मैं आपको पहले भी एक बार दिखाया था, तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मैं आपको दोबारा एनसीईआरटी का लिंक दिखा देता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है। तो आपको ये करना ही पड़ेगा, अगर आप अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो यू हैव टू डू इट। कोई शॉर्टकट नहीं है। और अभी आप स्कूल में नहीं हैं कि टीचर जो पढ़ाएगा वही हम पढ़ेंगे, है ना। तो वैसा नहीं है। तो आपको अपने आप से करना होगा बहुत सारी चीजें। अब आप छोटे बच्चे नहीं। मैं आपको ये स्क्रीन शो कर रहा हूँ, मैंने ये एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ करके ऐसे गूगल किया, ठीक है।
तो अब ये गूगल किया तो यहाँ पर आप देखेंगे टेक्स्ट बुक आ गया, टेक्स्ट बुक PDF 1 to 12, ठीक है। या आप सीधे NCERT की भी वेबसाइट अगर खुलती है, अब आप देखिए मैंने NCERT बुक्स PDF टाइप किया था तो ऊपर, ठीक है, क्या पूजा क्या आप बोल रही हैं? पढ़ रही हैं तो समझ में आ रहा है, ठीक है। नहीं मिली बुक, हर्ष, हर्ष आप ढूंढेंगे नहीं तो नहीं मिलेंगे, आप अगर ढूंढेंगे तो भगवान भी मिलेंगे, ये कहावत है हमारे गांव में कि अगर आप ढूंढेंगे तो भगवान भी मिलते हैं। आपने ढूंढा नहीं, बस लिख दिया नहीं मिली बुक। छोटे बच्चों की तरह है, जैसे टीचर होता है ना स्कूल में, मैडम मैडम सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। अब आप छोटे बच्चे नहीं है, ढूंढिए अपने आप, इजिली मिलती है। छोटे बच्चा बचपन नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस तो समझ पाते हैं लेकिन आंसर नहीं निकाल पाते। हाँ ठीक है, आंसर जो है आप अभी मिक्स में लिखिए, आपकी जो भी मदर टंग है, अगर आप उड़िया है तो उड़िया में लिखिए, हिंदी है तो हिंदी में लिखिए, लिखने की, क्योंकि क्या होता है पहले, सबसे पहला तो आपका दिमाग चलना चाहिए। लैंग्वेज सेकंड चीज है, लैंग्वेज पे कमांड दूसरी चीज है। पहला तो ये है कि क्वेश्चन आपको, आपकी देखिए मेरी मदर टंग हिंदी है, ठीक है, मैं कितना भी कोशिश करूं मैं इंग्लिश में सोच नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा बचपन से हिंदी में सोचने की आदत है। तो आप अगर इंग्लिश में भी कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं, हमारा माइंड कैसे काम करता है आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, मातृभाषा नहीं है, तो नेचुरली हम अपनी, देखिए 99% टाइम हम अपनी मातृभाषा में सोचते हैं। आप जब भी थॉट्स, आप कितनी भी आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, आपकी कितनी भी हिंदी अच्छी हो जाए, लेकिन अगर आपकी मातृभाषा मराठी है या आपकी उड़िया है या तमिल है, तो आप जो सोचेंगे वो अपनी मातृभाषा में ही सोचेंगे। तो अगर मैं इंग्लिश में कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो पहले मेरा माइंड उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता है, फिर उसका हिंदी में आंसर ढूंढता है, फिर हिंदी से मेरा माइंड उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलता है। तो एक लंबा प्रोसेस है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप डायरेक्टली अभी इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, आप अभी अपनी मदर टंग में उसको आंसर्स को लिखिए, ताकि आपका थॉट प्रोसेस शुरू हो, सोचने का जो चीज है वो शुरू हो, आपका जो एनालिसिस है, आपका जो एनालिटिकल पावर है वो, सोचने समझने का जो पावर है वो बढ़े। फिर एक बार जब आप हिंदी मराठी में लिखने शुरू कर देंगे, फिर आप देखेंगे कि आप बहुत आसानी से उसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अभी ये मत सोचो कि मेरे को डायरेक्टली इंग्लिश में ही लिखना है। आप प्योर अपनी मातृभाषा में लिख सकते हैं, या फिर आप मिक्स कर सकते हैं, आधी इंग्लिश आधी हिंदी, जैसे कि हम बोलते हैं, हमारी जो बोलचाल की भाषा है इस समय, आप देखेंगे कि मैं प्योर इंग्लिश नहीं, प्योर हिंदी नहीं बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो आजकल की जो लैंग्वेज है हमारी वो मिक्स हो चुकी है। कोई भी जो मराठी भाषी है वो प्योर मराठी नहीं बोलता, उसकी जो मराठी हिंदी इंग्लिश तीनों मिक्स होती हैं, ठीक है। तो सब में होता है। तो आप देखेंगे कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लैंग्वेज, अभी इम्पोर्टेंट ये है कि आप पढ़ें और लिखें, ठीक है। स्पीकिंग पावर पे अभी इतना मत सोचिए, अभी एक एक चीज का काम करिए। अभी आपको बस ये सोचना है रीडिंग, स्पीकिंग अपने आप आ जाएगा, आप पढ़ना तो शुरू करिए पहले। आप इंग्लिश में क्या लिखा है, क्या बोला जा रहा है वो तो समझ में आए। और स्पीकिंग के लिए आपको बस एक ये है कि अगर आप स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो रेडियो, जो FM चैनल वगैरह आता है रेडियो पे, या फिर जो पॉडकास्ट होते हैं उसमें जो न्यूज आती है इंग्लिश की, है ना, उसको सुनना चालू करिए। और जो भी सेंटेंस आप लिख रहे हैं इंग्लिश में उनको बोल कर पढ़िए, ठीक है। इससे आपका स्पीकिंग इम्प्रूव होगा, ठीक है। लेकिन स्पीकिंग जो है वो, जो आप बोलते हैं ना फ्लुएंसी लाना, फ्लुएंसी आती है माहौल से। फ्लुएंसी तभी आती है, आप अच्छी इंग्लिश बोलना तभी बहुत अच्छे से बोल पाएंगे जब आपके आसपास के लोग भी आपसे इंग्लिश में बात करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं स्पीकिंग इंग्लिश पर इतना ध्यान अभी नहीं देना चाहता हूँ आपके लिए, अभी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट।
स्पीकिंग इसके बाद का खत्म। ठीक है, तो अब आप जाइए इसमें एनसीईआरटी में, जैसे कि मैंने ये एनसीईआरटी की ये एनसीईआरटी का मैंने वेबसाइट खोला। अब एनसीईआरटी के वेबसाइट पर आप जो है पब्लिकेशन में जाएंगे। पब्लिकेशन का मतलब होता है जो बुक्स वगैरह पब्लिश होती हैं, तो पब्लिकेशन में जाएंगे। पब्लिकेशन पर जब आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा पीडीएफ 1 to 12। पीडीएफ 1 to 12 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये पूरा खुल गया। अब यहाँ पे ये सेलेक्ट क्लास है, तो आपको जिस क्लास की पीडीएफ चाहिए, अब ये 6th क्लास की चाहिए। सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश टाइप कर ये करूँगा, ये इंग्लिश आ गया। ठीक है, अब इंग्लिश की 2 किताबें होंगी या 1 किताबें होंगी। देखो यहाँ पे इंग्लिश की 2 किताब दिखा रहा है, अ पैक्ड विद द सन और हनीसकल। तो कोई भी एक कर लेते हैं और गो कर देते हैं। गो करने पर वो आपका पीडीएफ यहाँ पे खुल जाएगा। देखिए ये पीडीएफ खुल गया। अब सारे चैप्टर्स अलग अलग दिए हुए। अगर आपको यहीं पर पढ़ना है, वेबसाइट पे ही पढ़ना है, तो आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ओपन कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है पूरी किताब, ठीक है, तो आप ये डाउनलोड बुक कंप्लीट बुक का भी बटन दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे, ये पूरी की पूरी बुक एक फोल्डर में आ जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पे किया, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक फोल्डर खुल गया। ठीक है, एक फोल्डर आ गया। नीचे आप देखिए कि यहाँ पर एक फोल्डर आ गया, और ये देखेंगे आप यहाँ पे फोल्डर दिया हुआ है। ठीक है, ये जिप फाइल है, तो ये जिप फोल्डर है। तो आप ये फोल्डर को मैं ओपन करूंगा, तो इसमें सारे चैप्टर 1 सारे चैप्टर दिए। ठीक है, तो अब आप इसमें कोई सी भी आप बुक जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और प्लीज कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, 6th क्लास की ये बुक हो गई। ठीक है, अ पैक्ड विद द सन, और इंग्लिश की 2 किताबें हैं, तो दूसरी भी डाउनलोड कर लीजिए, हनीसकल। ठीक है, इसको गो करिए तो वो भी अब आ जाएगा। देखिए ये हनीसकल आ गया। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारी कहानियां हैं, और ऐसे ही इंग्लिश हम सीखते हैं। कोई भी लैंग्वेज हम ऐसे ही सीखते हैं, और कोई तरीका नहीं। जितना ज्यादा आप उसको पढ़ेंगे, डेली आप एक मतलब कसम खा लीजिए कि मेरे को डेली एक कहानी पढ़नी है, और उसको लेकर बहुत सोचिए नहीं। उसको लेकर ये मत सोचिए कि मेरे को सब कुछ समझ में आना चाहिए, सारे वर्ड्स एकदम होने चाहिए। नहीं, एक थोड़ा रिलैक्स होकर, जैसे आप कॉमिक्स पढ़ते हैं ना, जैसे कि आप बचपन में आपने कॉमिक्स पढ़ी होगी, अभी भी आप लोग, बहुत सारे लोगों को कॉमिक्स पढ़ना पसंद है। मुझे तो आज भी पसंद है ना। तो मुझे अगर आज भी कॉमिक्स मिल जाती है तो मैं पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कॉमिक्स हम पढ़ते हैं, और या हम जब मूवी देखते हैं, तो आप बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते उसमें। ठीक है, चाहे कॉमिक्स पढ़ रहे हो चाहे मूवी, आप उसको एक रिलैक्स तरीके से पढ़ते हैं। वैसा ही आपको इसके साथ, ठीक, एकदम रिलैक्स होके, टेंशन मत लीजिए। कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी, उनका वर्ड मीनिंग देखिए, आगे बढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर, अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर, अगले दिन उसका नेक्स्ट चैप्टर, फिर उसके बाद फिर आप दोबारा एक बार भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि 10-12 कहानियां हैं। अब देखिए 10 चैप्टर्स है, यानी कि 10 दिन में खत्म हो जाएगा अगर आप एक स्टोरी पढ़ें। उसके बाद फिर अगले 10 दिन फिर से ही दोबारा पढ़ लीजिए, है ना। पढ़ लीजिए दोबारा, देखिए कि अभी कितना आपको वर्ड्स याद हैं, और जो भी वर्ड्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, उनको आप लिख लीजिए कॉपी पे, है ना। तो मीनिंग्स लिख लीजिए। ठीक है, तो ये करिए इसको, और यही तरीका होता है लैंग्वेज को सीखने का। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं पर, अभी आपका रीजनिंग का क्लास होगा, और 4 बजे सोशल साइंस का क्लास होगा। ठीक है, सोशल साइंस कंसेप्ट का आज मैं नेशनलिज्म खत्म करूंगा, और एक नया चैप्टर चालू करूंगा, फ्रीडम, स्वतंत्रता। ठीक है, जो कि पॉलिटिकल साइंस का अगला कंसेप्ट है। बाय बाय।